महमूद तमन्ना। 1 साल से ज्यादा दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने पेंशन के हक की लड़ाई लड़ने वाले 69 साल के रामकिशन ग्रेवाल ने रक्षा मंत्री से मीटिंग के इंतजार में आज जहर पीकर अपनी जान ले ली। अपने सुसाइड नोट में पूर्व सैनिक ग्रेवाल ने कहा कि उनका यह फैसला सेना में अपने भाइयों के हक की लड़ाई के लिए लिया गया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का दावा मोदी सरकार ने कई बार किया है, लेकिन पूर्व सेनानी इस फॉर्मूले से खुश नहीं है। मगर शाम होते होते चर्चा ओआरओपी पर नहीं बल्कि इस बात की हो गई कि कौन सी पार्टी रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या का कितना राजनीतिक फायदा उठा रही है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सब राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे ग्रेवाल के परिजनों से मिलने। केंद्र सरकार शासित दिल्ली पुलिस ने जवाब में सारे बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया, कहते हुए कि उनके अस्पताल जाने से मरीजों को परेशानी हो रही है। यहां तक कि आत्महत्या करने वाले ग्रेवाल के परिजनों को भी हिरासत में ले लिया गया। पूरे विवाद में फिर आग में घी का काम किया केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान ने, जिन्होंने ग्रेवाल के मानसिक हालत पर ही सवाल उठा दिए। आवाज अड्डा में आज हम पूछ रहे हैं कि सैनिकों की वीरता और साहस का श्रेय लेने वाली हर पार्टी क्या सच में उनकी परेशानी समझती है? क्या सेना के पक्ष में खड़े होने की इमेज बनाने की रेस लग गई है सारी पार्टियों में? और क्या विपक्ष के नेताओं को ग्रेवाल के परिवार से मिलने से रोकना चाहिए था? इस सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि हिरासत में लिए जाने पर सरकार पर कैसे बरसे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। के हिसाब से अगर मेरे राज्य के अंदर कोई आत्महत्या करे तो मुझे मिलने नहीं आना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जा जाके कहना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए वोट दो। राजनीति वो लोग कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम को इन्होंने डिटेन किया है, तो जिन लोगों ने डिटेन किया है क्या उनको अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए? कैबिनेट मीटिंग हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। इट्स अ मेंटालिटी, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटालिटी, इट्स अ नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ मेंटालिटी। मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, हाँ मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब इनको तो ऑर्डर मिला होगा, इनकी तो गलती नहीं है, मोदी जी का हिंदुस्तान है। केजरीवाल और राहुल गांधी को हिरासत में ले जाने के बारे में जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया, उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। इधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अजीबोगरीब दलील दी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उस रिस्क रिडक्शन के लिए जो कुछ भी करना होगा यहाँ की ये पुलिस करेगी। आत्महत्या उसने की है, उसका क्या कारण है किसी को नहीं पता। कारण आरोपी दिखाया जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी हमको नहीं पता किसी को भी। पहले उसकी तहकीकात तो होने दीजिए। और जहां तक मैंने आपको बताया कि ओआरओपी को राजनीति से परे रखा जाए तो ज्यादा है। तहकीकात करने की मांग कर रहे हैं वीके सिंह कि क्या मानसिक स्थिति थी ग्रेवाल की। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को रोका गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेवाल के परिवार वालों से मिलने पर रोक क्या सही है? इस पर आप जवाब दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर CNBC_आवाज पर। और अभी चलते हैं हम चर्चा में। हमारे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर जीजे सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे। स्वागत है आप सबका इस डिबेट में। कमांडर जीजे सिंह, आज की स्थिति को देखकर क्या लग रहा है आपको? क्योंकि शाम होते होते सारी चर्चा इस बात की हो रही है कि कितनी बार कौन से नेता हिरासत में लिए गए, उनके कितने समर्थक बाहर आ गए, क्यों ऐसा दिल्ली पुलिस ने किया, सरकार क्या कह रही है, ओआरओपी की बात कहां गई? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो आर्मी या ये जो वेटरन्स का प्रॉब्लम है ओआरपी का, इसको एक राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। जो ओआरपी है उसका मेन इशू जो है वो ये है कि जो हमारे जवान रिटायर हो गए उनको एक जैसी पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है इसको कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली इसके बारे में पहले बताना चाहता हूं कि पेंशन कैसे तय की जाती है, फिर आप इसका नतीजा निकाल सकते हैं कि ये एक 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई है या नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सारा मुद्दा जो है
ये वन रैंक वन पेंशन के ऊपर चला हुआ है। नहीं, इस पर डिटेल में हम बिल्कुल आएंगे, हम आएंगे इस पर डिटेल में कि ओआरओपी क्या वाकई लागू हुआ या नहीं। लेकिन पहले सर, इस बात की चर्चा करनी बहुत जरूरी हो गई है कि क्यों इन नेताओं को रोका गया, क्यों ये जानना चाह रहे हैं, क्या वाकई किसी को पड़ी है सेना में काम करने वाले लोगों की, हमारे सैनिकों की। नरेंद्र तनेजा जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि अगर ये नेता चले जाते मिलने तो बहुत सारा रिस्क हो जाता, रिस्क रिडक्शन करने की जरूरत थी, गृह मंत्री ने भी कहा है। लेकिन वहां से आरोप है कि आप लोगों को डर था कि शायद सहानुभूति दिखाने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आगे नहीं निकल जाए। देखिए, जो वहां पे किया गया, दिल्ली पुलिस ने किया, वो ऑन द स्पॉट जो उनको फैसले करने होते हैं वो हिसाब से करते हैं। वो अस्पताल है, अगर किसी को अफसोस प्रकट करने जाना होता है, जो सहानुभूति दिखानी होती है, लोग घर पे जाते हैं। नहीं, अस्पताल कभी कोई नेता कभी नहीं गया है। एक सेकेंड, जो अस्पताल है वहां पे, आपने ये कहा कभी नहीं गया, मेरे पास इस सब का पूरी दुनिया का हिसाब तो नहीं है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो वहां पे फैसले ले रही है, वहां पे जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं वो सिचुएशन को देख रहे हैं। ना मैं वहां पे हूं, ना आप वहां पे हैं, ना वहां पे गृह मंत्री हैं। वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वो अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ, अपने तजुर्बे के हिसाब से वो फैसले लेते हैं। और दूसरी बात, आपने उसके अंदर कहा कि सुसाइड नोट, जो पत्र लिखा गया, वो 31 अक्टूबर का पत्र है जो रक्षा मंत्री को लिखा गया है, वो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में शाम को 5 बजे तक तो नहीं पहुंचा था, वो पत्र है। उस पर थोड़ा, उस पर आपने सुसाइड नोट उसमें कहा, वो पत्र है जो उन्होंने लिखा। नरेंद्र तनेजा जी, अच्छा, एक आप डिटेल में जा रहे हैं तो मेरी भी डिटेल वाली सवाल सुन लीजिए। क्या जो दावा है आपकी सरकार का कि ओआरओपी को आपने लागू किया, क्या आज उस दावे की धज्जियां उड़ गई हैं? क्योंकि जो वेटरन्स हैं वो इससे खुश नहीं है, 1 साल से ज्यादा वो धरना पर हैं, और ग्रेवाल जी आज इतने मायूस हुए कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी। देखिए, पहली बात तो पूरी सहानुभूति और पूरी हर तरीके से जो है उनको श्रद्धांजलि भी, और उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि आपको भी पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए रिलीज हो चुका है, 2,22,000 लोगों के जो है वो उसमें ऑलरेडी जो है उसको एक्शन हो चुका है। दूसरी साथ में इसके अंदर, क्योंकि ये बात कांग्रेस ने भी बार बार कहा, 40 साल 1973 से बात चल रही है, उसके अंदर टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है उसको देखने के लिए कमेटी बनाई गई, उसकी रेड्डी कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट अभी 5-6 दिन पहले ही आई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, और उसकी रिपोर्ट को भी स्टडी किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा ये काम था, इसीलिए 40 साल से तमाम सरकारें, कांग्रेस सरकारें इससे इधर घूमती रही, और जब चिदम्बरम जी ने संसद में कहा 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें से, और आज सबको पता है कि उस पर कितना लगना है, टेक्निकल चीजें हैं। पूरी कमेटी जो जस्टिस रेड्डी की, वो 20 शहरों में गई है, और 26 तारीख को 4-5 दिन पहले उसकी रिपोर्ट दी है ना। इस सब पे जितनी गंभीर हमारी सरकार है और इम्प्लीमेंट, कांग्रेस को तो मोरल राइट ही नहीं है। ओके, कांग्रेस पर आते हैं पहले, लेकिन नितिन त्यागी पर, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया। ये बात कहना चाहूंगा जी, नितिन त्यागी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया, उप मुख्यमंत्री को, कई सारे एमएलए को लिया गया, पर फिर भी यही कहूंगा कि ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज ओआरओपी के लिए सारे देश में छाती ठोकते हुए घूमते और ये कहना कि जो हमने ओआरओपी लागू कर दिया, आज उसकी असलियत सामने लाने के लिए एक सैनिक को अपनी जान देनी पड़ी, तब जाके मुद्दा उठ के सामने आया है। ये बहुत ही शोचनीय है, बहुत खेद का विषय है। आज देश में हमारे में किसान भी जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और जवान भी जान दे रहे हैं। ये बहुत बुरे दिन हैं हमारे देश के। जहां तक कि सैनिकों का सवाल है, ना तो ओआरओपी, पर उसके अलावा जो इन लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको भी कम किया गया, उनकी रैंकिंग को सिविल स्टेटस से भी नीचे लाया गया। ये किस तरीके से सेना को ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी बहादुरी के ऊपर अपनी छाती सब जगह ठोकी जाती है, इस पर राजनीति ना करके बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। ना इनकी मेहनत में कमी है, ना इनकी जिम्मेदारी में, ना कमिटमेंट में कमी है। तो कमी कहां पे है इन लोगों में? क्या सिर्फ चापलूसी नहीं करते ये राजनीतिज्ञों की, ये कमी है उनकी? अच्छा, ये बताएं नितिन त्यागी और अखिलेश प्रताप सिंह, ये बताएं, बहुत खेद का विषय है। नहीं, ये बताएं कि
दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप लोग नेता लोग इतना बड़ा हुजूम लेकर अस्पताल में अगर पहुंचेंगे तो क्या वहां मरीजों को तकलीफ नहीं होगी? नहीं। जब मनीष सिसोदिया गए थे तो हुजूम नहीं लेके गए थे, अकेले गए थे। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनीति, आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, राजनीतिक पार्टी है तो जनप्रतिनिधि भी हैं। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की पूर्ण बहुमत से एक सरकार है जिसके एक डिप्टी सीएम है, और दिल्ली में किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके जाना उनका दायित्व बनता है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर उससे भी रोका जाएगा, पर फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट ना करके ओआरओपी के ऊपर और जो सेना के साथ हो रहा है उसके ऊपर डिबेट करनी बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, ये तो हम कभी भी डिबेट कर सकते हैं, रोज नहीं, डिबेट करते हैं। आज अभी भी आपको ताजा विजुअल दिखाते हैं। आज अभी भी गुंडागर्दी आज की तारीख में दिल्ली दिल्ली में आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। क्यों ना हम डिबेट करें कि क्यों जा रहे हैं, उनको क्यों रोका गया? ये क्यों नहीं डिबेट का मुद्दा होना चाहिए? अखिलेश प्रताप सिंह। नहीं, बिल्कुल हम तो सड़कों पे उतरेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। थोड़ा हमारे कमांडो सुरेंद्र भी उसमें थे जो आज जी अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे हैं। आर्मी बैकग्राउंड से अखिलेश प्रताप सिंह बोलेंगे आप जी। तमन्ना, कई बार राहुल जी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो। अंत में कुछ दिनों पहले उनको एक पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखना पड़ा। प्रधानमंत्री जी अभी दीपावली मनाने सीमा पे गए थे। उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने पता किया 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे, उन्होंने खुद स्वीकारा कि मैंने पूरा, तब धीरे स्वीकारना शुरू किया कि मैंने नहीं लागू किया। और जिस दिन से बोलते हैं लागू किया उसी दिन से लोग धरने पे भी बैठे हैं। हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। आप एक परिवार अपने सुसाइड किए हुए पिता से मिलने आता है, वो अपने पिता की डेड बॉडी पूछ रहा है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली का अस्पताल मोदी जी के लोग नहीं बताते हैं। वो फिर कहता है वो परिवार कि हमें राहुल जी से उम्मीद है, हमें राहुल जी से मिलवाओ। राहुल जी को सूचना मिलती है, राहुल जी अकेले पहुंच जाते हैं मिलने। क्यों नहीं अकेले जाने पे क्यों नहीं मिलने दिया? चलो उनको पकड़ लिया। उस परिवार ने किसका खून किया था? किस भाजपाई का खून कर दिया था कि उसको भी अरेस्ट कर लिया? क्या उसका दोस्त था? उसके परिवार को उसको मारा क्यों? उसको बदतमीजी से उसके साथ पेश क्यों आए? उसको गालियां क्यों दी? और ऊपर से आप सवाल करती हैं, क्षमा करिएगा, बचकाना प्रश्न जिसे कहेंगे। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को, इतने बड़े नेता को आप पकड़ लें और उसके बाद कोई थाने पे जाए भी नहीं पूछने कि क्यों आप हमारे नेता को पकड़ लिए, और फिर आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता क्यों आ जा रहे हैं। ये आप क्या अपेक्षा करती हैं कि हमारे देश के कितने विश्वसनीय नेतृत्व को बिना बात का पकड़ के जेल में ठूस दें और आप अपेक्षा करें कि कोई चू ना करे? तानाशाही लग गई है क्या? इमरजेंसी लग गई है क्या? नहीं, हम नहीं कह रहे कि कोई चू ना करे। कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई नहीं, चू ना आप कह रहे हैं कि क्यों सड़कों पे आ गए, क्यों लोग थानों पे आ गए? नहीं, मैं कह रही हूँ कि सड़कों पर आ गए इसलिए हम डिबेट करेंगे। नहीं, एक मिनट अखिलेश होने दें, मेरी बात होने दें, पहले जेल में डाला है, मेरी बात होने दें, किसने जेल में डाला है? नहीं, मेरी बात होने दें। यदि किसने जेल में डाला है? दिल्ली की पुलिस, तथ्य सही करें, मोदी जी की पुलिस मिलने दिया होता, उस परिवार को अरेस्ट नहीं किया होता, राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं किया होता, तो क्या आज इतना बड़ा बवाल खड़ा होता? ये किसने किया? ओके, ये किसका दोष है? ये किसके सर पे जाता है? हम तो यही तो पूछ रहे हैं। आप उन परिवार को क्यों अरेस्ट किए? ओके, ये सवाल ले जाते हैं हम नरेंद्र तनेजा के पास। एक मिनट अखिलेश जी, ये सवाल ले जाते हैं नरेंद्र तनेजा के पास। मैं आपको क्लैरिफाई करूं कि मैं क्या कह रही हूं। नितिन त्यागी कह रहे हैं कि ये डिबेट का मामला नहीं होना चाहिए कि क्यों अरेस्ट हुए। मैं कह रही हूं कि बिल्कुल डिबेट का मामला होना चाहिए। अब देखिए दिल्ली में इस वक्त हो क्या रहा है। कार्यकर्ता आपके आएंगे, सवाल उठेंगे कि क्यों? नरेंद्र तनेजा जी बात बनाइए। नरेंद्र तनेजा जी जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। आपने हमसे सवाल किया, जवाब दे दूं। सवाल मैंने नहीं किया, आपको क्लैरिफिकेशन में दे रही थी। नरेंद्र तनेजा जी, मेरा उसी पे जवाब है, आपके क्लियरिफिकेशन पे मेरा जवाब है। बवाल क्यों उठा है? मैं एक सेकंड में बोल लूं, मैं बोल लेता। देखिए, जब आप इतने बड़े लीडर को अरेस्ट करेंगे बिना बात के,
तो किसी को कैसे ही अपेक्षा होनी चाहिए कि उनके सपोर्टर पूछताछ करने या पता करने भी नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे सपोर्टर, बिल्कुल आएंगे सपोर्टर। तनेजा जी, इस बात का पॉइंटेड जवाब लेकिन आपने पहले शुरुआत की ना, आपने नाहक बंद किया, नाहक पकड़ा उस परिवार को जिसके पिता की लाश अभी तक आपने नहीं दी है। क्या वो खूनी है? क्या वो खूनी है? इस सवाल का जवाब दे नरेंद्र तनेजा जी। अखिलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। इस सवाल का जवाब दे नरेंद्र तनेजा जी कि ग्रेवाल जी के परिवार वालों को क्यों पकड़ा गया? वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे थे? देखिए, इनके कांग्रेस के नेता सुरजेवाला टेलीविजन पे कहते फिर रहे हैं वो ग्रेवाल जी के परिवार को पहले से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, और वो ही उन्होंने फिर बाद में राहुल जी को लेकर के आए। ये सारी कांग्रेस की कुल मिलाकर के 1 महीना इनके ये नेता जो आधा टाइम जो है यूरोप में घूमते हैं, हॉलिडे करते फिरते हैं, इन पूरा यूपी 1 महीना घूम गए, इनको मुद्दा नहीं मिला। अब ये 4 एकड़ का जो बंगलो है उसे निकल के आया और इतना उनको आप अपने टेलीविजन कैमरे हटा लीजिए, ये राहुल गांधी 1 मिनट में अपने 4 एकड़ के बंगले में वापस चले जाएंगे। इनको कोई सहानुभूति नहीं। 1973 में ग्रेवाल के परिवार के बारे में बताइए। में कैमरा लगा के इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे जरूरी आवाज जो दर्शकों को सुनाई देनी चाहिए। तनेजा जी एक मिनट। ग्रेवाल जी के परिजनों ने क्या कहा आज, उनके बेटे ने क्या कहा आज, पहले वो सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। हमारा पिताजी देश के लिए शहीद हो गया, हम भी देश के लिए ऐसा ना हो कि और कोई सरकार को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा ऐसे कोई घटना ना हो। OROP का जो फॉर्मूला है नरेंद्र तनेजा जी, उससे सेना के लोग खुश नहीं हैं। ये सत्य बात है। धरना पर 1 साल से ज्यादा बैठे हुए हैं, ये भी सत्य बात है। और ग्रेवाल जी ने आज मजबूरी में बिना कोई उनको रास्ता दिखे अपनी जान ले ली है। अब इसमें आप गिनने जाए कि हमने 40 साल के बाद लागू किया, राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उस सब से क्या लेना देना है सेना के लोगों का? कब बंद होगी ये राजनीति? सेना के इतनी बड़ी, देखिए बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, यही इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे आपने जो सवाल, इनको चुप कराइए, सवाल आपने मुझसे पूछा है। कॉमरेड जीजे सिंह बोल रहे हैं, थोड़ा चुप कराइए। कॉमरेड जीजे सिंह बोल रहे हैं, वो आपने सवाल मुझसे किया है ना। हाँ बताइए तने। देखिए सवाल मुझसे किया है ना, तो जवाब तो देने दीजिए। सबसे पहले तमन्ना जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने सवाल मुझसे किया तो जवाब तो मुझे देने दीजिए। जी आप जवाब देंगे, आप उनको जवाब देने दीजिए। 1 मिनट जीजे सिंह जी, उनको जवाब देने। देखिए सबसे पहले हमारी सरकार जब आई, राजनीति इसके ऊपर ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहता, मगर ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस टाइम ये एक अफसोस का टाइम था, समय था, जबकि जिस घर के अंदर एक जो रोटी कमाने वाला आदमी है वो मर गया है, वो चला गया है, तो एक बड़ा शोक का माहौल था। इसके अंदर जो कुछ हुआ उन फैमिली के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके लड़कों के साथ, वो ठीक नहीं था। ये तो एक साइड जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही इंसानियत वाली बात है। मैं जो बवाल उठा है तमन्ना जी, उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो जो मेन मुद्दा है ORP का, उसके ऊपर ठीक है, हम उस पर हम आएंगे, उस पर आपके पास कॉमरेड जीजे सिंह उस पर आएंगे, लेकिन तनेजा जी जो बात पूरी कर रहे थे उनको पूरी करने दीजिए। तनेजा जी मेरा पॉइंट ये है कि आज जो आप क्रेडिट ले रहे हैं, OROP को हमने कम से कम लाया जिस भी फॉर्म में, उस क्रेडिट का क्या मतलब है जब वो पाने वाले लोग ही उससे संतुष्ट नहीं हैं? और एक तरफ देखिए तमन्ना जी, बात सुनिए, आप पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हो या सेना की वीरता का आप क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाए। तमन्ना जी मुझे एक बात बताइए,
अच्छा तमन्ना जी सुनिए, मैं भी आपसे प्रश्न करता हूं, आप भी भारतीय नागरिक हैं, आप मुझे बताइए जो सन 73 से जो कोई लागू नहीं कर पा रहा था, हमने पूरा कमिटमेंट किया, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हमने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करा है, उसके अंदर में लागू किया था। अरे इनको चुप कराइए, बात तो करने दीजिए हुजूर, क्या तरीका है ये, कहाँ की बहस क्यों बोलते हैं जनाब? कांग्रेस पार्टी लागू करके करिएगा। अरे उसके बाद आप करिएगा ना। अरे कांग्रेस पार्टी अब गई 44 सीट, बैठ जाइए, सुनिए, पहले बहस करना सीखिए। अब उसके बाद हमने उसको पूरी सिंसेरिटी से लागू, उसके अंदर जो बहस करना, जवाब को लेकर के उसको लेकर के जस्टिस कमेटी, जस्टिस रेड्डी की कमेटी हमने बनाई, 20 शहरों में वो गई और अभी 4 दिन पहले उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। सब बोलो ना कि अभी पूरा लागू नहीं किए, बोलो आप, हर पार्टी बोलो कि नहीं पूरा लागू किए, यही तो बात कहा जा रही है। क्यों कहते हो कि हमने लागू कर दिया? आप बोलो कि हम पूरा लागू नहीं किए हैं, अभी हम अधूरा लागू किए। कांग्रेस का सड़क छाप, ये सड़क छाप डिस्कशन कौन है, इनको बंद कराइए, बोलने दीजिए, उसके बाद आपने जो कहना कहिएगा। नो पर्सनल इंसल्ट। आप मुझे बताइए, अरे पर्सनल क्या, आप देखिए ना बीच में बोल रहे हैं, बात ही नहीं कर, तो आप इनसे कराते रहिए, मैं बैठा हूं, तो मेरे को आप टर्न देंगी, मैं बात करूंगा, आप करिए। नहीं, आपको अगर ये सड़क छाप को आपको इसमें आपत्ति है कि कोई बिना टर्न बोलता और एंकर की नहीं सुनता, तो आप कराइए ऐसी बहस, आप कराइए। आप क्या बोल रहे हैं? हिंदी की बात क्या बोल रहे हैं? सड़क छाप बोल रहे हैं, आप हिंदी से कराइए। अरे भाई हम तो गांव गली घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सड़क छाप का लो हमें स्वीकार है। अपने आप को देखो, हम भी गांव सेना बात तो हम तो वोट मांगते हैं, जिस दिन आ जाओगे वोट मांगने, जिस दिन वोट मांगने आ जाओगे पता लग जाएगा। हम चुने हुए विधायक हैं, अपने हैसियत में हम चुने हुए विधायक हैं। सुनो बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस के, थोड़ा सा इनका ऑडियो डाउन कीजिए, हल्का सा कंट्रोल कीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात करने की मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो आप एक दूसरे को नाम ऐसे पुकारेंगे तो क्या स्तर रह जाएगा इस डिबेट का? अहंकार तो चूर मच है। एक मिनट लीजिए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, तब तक मैं राम कृपाल जी से बात करके आप लोगों के पास लौटती हूँ। गहरी सांस। कोई आपत्ति है, वो अपने मानसिक स्तर का राम कृपाल जी, अच्छा खुश रहे, इस सारे मामले में सर बता रहे हैं, वो प्रसन्न है। ओके, राम कृपाल सिंह से मेरा सवाल है, राम कृपाल जी, आज इन नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, मृतक फौजी के परिवार को बंद। अखिलेश जी प्लीज मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए सर। नरेंद्र तनेजा जी और अखिलेश जी प्लीज मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए सर, क्योंकि लोगों को जानना है कि आपके व्यूज क्या हैं। एक एक करके ही बोलेंगे, आई प्रॉमिस यू। राम कृपाल जी, इन नेताओं का वहां जाना, और ऐसा नहीं है कि कोई भी बीजेपी का नेता कभी भी किसी अस्पताल में नहीं गया है, खुद मोदी जी स्वयं कई हादसों के बाद अस्पताल में गए हैं। केरला के एक मंदिर में जो इतनी बड़ी आग लगी थी उसके बाद भी वो गए थे। ऐसा नहीं कि पहले बार कोई नेता कोई अस्पताल में गया है। आज उनको रोके जाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? तमन्ना जी, मैं जो भी हुआ है, किसी भूतपूर्व सैनिक का इस तरह से जान देना बहुत ही दुखद घटना है, और वो कई महीनों से मिलने की कोशिश कर रहा था यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से मिलने की। जो खबरें आ रही है, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है उसमें, वो भी अगर वो एक सैनिक जो इतने दिनों से कर रहा है और अगर रक्षा मंत्री से मिल नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि इस सिस्टम को, सरकार को बहुत संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। और ये जो लाल फीताशाही, मुझे लगता है उसमें बहुत बदलाव अभी नहीं आया है। मैं कह रहा हूं कि दुखद है दोनों, लेकिन आज दो लोगों का मैं पूरा विजुअल देखा हूं, सारी घटना को मैं देख रहा था। दो ऐसे लोगों के बयान में करता हूं जो पॉलिटिक्स से अलग थे। एक डॉक्टर लोहिया के जो सुपरिंटेंडेंट थे, वो आए थे बाहर और उन्होंने क्या कहा, और दूसरा ये जो संगठन है भूतपूर्व सैनिक को जो धरना दे रहा था, उसके जो मुखिया हैं, उनका एक बयान आया था। उन्होंने पहली बार सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि प्लीज कृपया यहां से भीड़ किसी भी कीमत पर चले जाइए, ये हमारे मरीजों को बहुत परेशानी पैदा कर रहा है, यहां से पुलिस भी चली जाए और सारे लोग यहां क्राउड चली जाए। अगर आप विजुअल देखिए, जितने लोग गेट पे खड़े थे, जो आज कह रहे हैं वो तो अकेले गए थे, फलाना गए थे, ये जो पूरा हुजूम था, आप कल्पना कर लीजिए कि
अस्पतालों के कुछ नियम होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के, यूनिवर्सिटीज के, हॉस्पिटल्स के कुछ नियम होते हैं, वहां हाथ उठा के फैसले नहीं हुआ करते हैं। लोकतंत्र के नाम पर हर जगह नहीं होगा कि आप ओटीपी में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी कहिएगा कि हम जा सकते हैं, लोकतंत्र है। देखिए, वहां का सुपरिंटेंडेंट कह रहा है कि मरीजों को परेशानी हो रही है। किसी भी हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स फिक्स होते हैं, शाम के 1 घंटे होते हैं। आप इतना स्ट्रिक्ट होता है, हमें ये भी देखना चाहिए कि वहां पर जो भी आदमी अस्पताल में भर्ती है, जाहिर सी बात है कि बहुत सीरियस कंडीशन होगी तो ही जाकर के भर्ती होता है। कोई फैसला ग्रेवाल के बेटे से भी जाने से परेशानी हो रही है मरीजों की। अच्छा, जिनके पिता का देहांत हो गया वो भी नहीं जाएंगे। मैं देखिए, मैं बताऊं, राहुल जी वहां गेट पे खड़े थे, मैं देख रहा था उनका पूरा बयान। वो एक जो सुरक्षा वाला लगा था, उसे पूछते हैं कि क्या भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो फिर कहते हैं भाई ये क्या करेगा, ये तो ड्यूटी है, ये तो इंस्ट्रक्शन मोदी जी का होगा। फिर उन्होंने एक और बात कही कि मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। मैं भी जब पढ़ता था बीएचयू में, कभी सुना था, डीके बरू आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज जवाब इंडिया। दूंगा। मतलब इस तरह की जो बातें वहां गेट पे हो रही थी, मुझे लगता था कि कहीं से नहीं लग रहा था जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि राजनीति खेली जा रही थी, पूरी तरह से ये था। और अगर सारी पार्टियों के नेता चाहते हैं, हुजूम था, मैं समझता हूं रामकृपाल जी, अगर आपने कभी सुना हो तो आपको बता दूं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। मैं इस पॉइंट पर रामकृपाल जी एक मिनट आप लोग कितने वो हैं कि मुझे अपनी बात नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात हुई, आपकी बात आई है सामने। रामकृपाल जी इसका जवाब एक करके देंगे, पहले अखिलेश जी देंगे और फिर नितिन त्यागी जी देंगे कि नहीं कहने देंगे। ओके, रामकृपाल जी आप बोल रहे थे, मैं कुछ भी नहीं बोला। समझ का अधिकार आपका है, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है? है, बिल्कुल हक है। आप लोग बड़ी भारी जो लोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं, मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आप लोग सब मेरा गला दबाएंगे। नहीं, कोई गला नहीं दबाएगा। रामकृपाल जी एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर के रूप में अपनी राय दे रहे हैं, उन्होंने अपनी राय दी। 1 मिनट मैं बताऊं, इतने मेलोड्रामेटिक हो रहे हो रामकृपाल जी, धरना दे रहे थे उसके सुन लीजिए, उसके मुखिया ने क्या कहा वो भी बता दूं आपको। उसके मुखिया ने कहा कि कृपया करके जितने मुख्यमंत्री हैं वो चिट्ठी लिखें, लेकिन ये राजनीति न करें जाकर के। हमारी आर्मी पूरे देश की है, किसी पार्टी की हमको तमन्ना मैं जवाब दूं। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह आप जवाब देंगे। रामकृपाल जी आपने काफी अपनी बात रखी, आप अखिलेश प्रताप सिंह जवाब देंगे। आप सुन लीजिए जी, अखिलेश प्रताप सिंह। हाँ सुनिए, देखिए पहली बात, रामकृपाल जी गुमराह कर रहे हैं। कोई वो मरीज से मिलने राहुल गांधी नहीं गए थे। उस परिजन जो उस कैंपस में बाहर बैठा था, उसने मिलने की इच्छा जताई थी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। जब वो आने गए, उस बीच में मोदी जी की पूरी फोर्स आ गई और सारे लोग वहां पे, जब इतनी फोर्स आ गई तो जो जनरल वार्ड के लोग थे वो रुके हुए थे वहां पे। राहुल गांधी अकेले गए थे और वो उस व्यक्ति से मिलने गए थे, किसी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में या एडमिट व्यक्ति से मिलने नहीं गए थे। वो परिवार जो 4 व्यक्ति उस कैंपस में बाहर एक टीले पे बैठा था, पत्थर के उस कुर्सी पे, उससे मिलने गए थे। और जब ये पता लगा कि राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं तो दिल्ली की इतनी बड़ी फोर्स लग गई। ये फर्क है रामकृपाल जी की बात में और मेरी बात में। ये कितना झूठ बोल रहे हैं। और ये बात सुरजेवाला ने भी बोली है। और वहाँ पे उस परिवार को अरेस्ट कर लिया गया, उस परिवार को अरेस्ट कर लिया गया और राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। कैंपस के बाहर वहाँ सड़क है, सिर्फ कोई टीला नहीं है, कैंपस के अंदर है जिसकी बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा ओके, नितिन त्यागी का रिस्पॉन्स, नितिन त्यागी का रिस्पॉन्स, नितिन त्यागी का रिस्पॉन्स। मुझे मैंने आपकी बात की सच्चाई बता दी। पहले तो रामकृपाल जी के लिए ये पर्चा लगाना चाहूंगा कि रामकृपाल जी इसको पढ़ते रहें और मैं अपना रिस्पांस दे देता हूं। रामकृपाल जी इस पर्चे को पढ़ते रहे, मैं अपना रिस्पांस दे देता हूं। नहीं, नितिन त्यागी, आई एम सॉरी, नितिन त्यागी, रामकृपाल जी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर अपना व्यू बता रहे हैं। आप उनको अटैक करें ऐसे कि क्या आप झूठ ना बोले वगैरह, दैट्स नॉट फेयर। आप उनको मैं आपको वही बता रहा हूँ, उन्होंने जो बताया व्यू वो गलत है। नहीं, तो वो आपका व्यू है, आप बोले ना। आप उनको अटैक मत किसी बीमार को देखने नहीं गए। देखिए, किसी बीमार को देखने नहीं गए। नहीं, आप सत्यवादी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो किसी बीमार को देखने नहीं गए थे। और मनीष सिसोदिया जी का दायित्व बनता है, अकेले गए थे,
भाई साहब, मैं मनीष भर्ती सिसोदिया होने जी वालों का की बात बीइंग कर रहा डिप्टी हूं। सीएम ऑफ दिल्ली, अस्पताल में वही उनका एक दायित्व गरीब बनता है आदमी किसी भी पीड़ित परिवार के पास जाएं। ये तो जिस तरीके से डिटेन करके और अरेस्ट करवा के और इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा, पूरी की पूरी पुलिस को वहां पे लगाने के बाद में, ये तो बहुत ही शोचनीय है कि किस तरीके से अगर वहां पे आप अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया या और नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, ये तो बहुत, और उसके ऊपर ग्रेवाल जी के परिवार को अरेस्ट किया गया, उनके बेटों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, ये कहां तक जस्टिफाइड है? इसका क्या जस्टिफिकेशन देंगे रामकृपाल जी? हो सकता है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, डेड बॉडी कहां है? एक और पत्रकार से बात करते हैं, एक मिनट, और औरों से भी बात करें, अभय दुबे, हमारे राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है। अभय दुबे से मेरा सवाल है, कृपया सिर्फ अभय दुबे इसका जवाब दें। अभय दुबे भी पत्रकार है। नितिन त्यागी जी बस, नितिन त्यागी जी प्लीज बस। अभय दुबे से अब मेरा सवाल है, अभय दुबे जी, इस बात पर देखिए, इसकी दो चीजें हैं। जब भी एक वीआईपी विजिट कहीं पे भी होता है, चाहे वो अस्पताल पर हो, सीमा पर हो, किसी गरीब के घर पर हो, परेशानी होती है। फिर हम नियम बना दें कि कोई भी अस्पताल में कोई भी वीआईपी, किसी भी पार्टी का नेता कभी नहीं जाएगा। देखिए, ये जो बहस हो रही है, ये लोग अपने निकट अतीत को भूल गए हैं बहस करने वाले। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था और जब पहले नौजवान ने आत्मदाह किया था और वो सफदरजंग अस्पताल के बर्न यूनिट में दाखिल था, उस वक्त उससे मिलने जाने वाले नेता कौन कौन थे? उससे मिलने जाने वाले नेता कौन कौन थे? उससे मिलने वाले नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना। न केवल वो उससे मिले वहां पर, बल्कि उन्होंने बाहर निकलकर एक 3 व्हीलर के ऊपर चढ़कर वहां खड़े हुए आरक्षण विरोधी छात्रों की जनसभा भी की, उनको संबोधित भी किया। उस वक्त न उन्हें गिरफ्तार किया गया, न उन्हें किसी पुलिस ने रोका, न धारा 44 लगाई गई और न इस सवाल पर सरकार ने कोई हंगामा किया। तो ये एक पुरानी परंपरा है जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्थापित की गई परंपरा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं इतिहास में क्या हुआ और दूसरी पार्टियों के बारे में कुछ नहीं आता और वहां पे अस्पताल में नहीं जाना चाहिए था, ये बात सिरे से गलत है। वो कम से कम अपनी पार्टी का इतिहास देख लें अच्छी तरीके से। तो मेरा मानना यह है कि जब आप कल्पना कीजिए, अगर कोई भी पार्टी का नेता बाहर नहीं निकलता, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलता, कोई डिमांड नहीं उठती, मिलने की कोई कोशिश नहीं होती, तो सरकार इस मसले को पूरी तरीके से दबा ही दिया होता। सरकार नरेंद्र तनेजा को रिस्पांस का मौका, अभी तक रिस्पांस का मौका, और सब उनकी बात सुने, और सब उनकी बात सुने। दो छोटी सी बात और कह लूं, सरकार बहुत लंबे अरसे से दावा कर रही है कि उसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दी है। सरकार का दावा इतना जोरदार है और छत पर चढ़ के किया जा रहा है स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों की आवाज दब गई है। उस पर वो आवाज दबी रहती, अगर सूबेदार ने मांग न की होती तो आवाज फिर भी दबी रहती। अभय दुबे उस पर बात आते हैं। तनेजा, नरेंद्र तनेजा जी का रिस्पांस। देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी के अनऑफिशियल प्रवक्ता अभय दुबे जी ने कहा कि मेरा ये कहना था कि ये चीजें कि किस किस अस्पताल में पूरी दुनिया में तनेजा जी ये बात रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। अच्छा, तमन्ना जी इनको रोकिए, मेरे पास जो है ये बिल्कुल गलत बात है, ये मेरी बात का जवाब है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं। नहीं, एक तनेजा जी आप पूरा कीजिए, आप पूरा कीजिए तनेजा जी, लेकिन ये एक बात आइए आप। अगर मैं आपको कहने लगूं कि आप रिलायंस के आदमी है तो अभय दुबे जी रुक जाइए, वो कहिए, आप कहिए, अडानी भी बोलिए, टाटा भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी में अडानी भी जोड़िए, अडानी भी जोड़िए, टाटा भी जोड़िए, अडानी टाटा सब जोड़िए, आप अडानी टाटा सब जोड़िए। सिर्फ मेरी आवाज आएगी। तनेजा जी आप बात पूरी कीजिए, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन उसके पहले। तनेजा जी जस्ट 1 मिनट, तनेजा जी जस्ट 1 मिनट 1 सेकंड का पॉज। एक नेता कहते हैं रामकृपाल जी बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता है, एक नेता कहते हैं अभय दुबे आम आदमी पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता है। ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के रूप में है। अगर आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप तर्क से उसका जवाब दीजिए। पर्सनल कमेंट्स कोई भी किसी के बारे में ना करे, बस इतनी रिक्वेस्ट है। तनेजा जी अब आप पूरे कीजिए प्लीज, एक सीमित समय में।
अच्छा, दूसरा तमन्ना, अभी अभी दिल्ली पुलिस का वक्तव्य आया है, स्टेटमेंट उनका आया है कि आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया है। ये हिरासत में लिया है, आप देखिए, हिरासत में लिया है, वो एक टेक्निकलिटी। हाँ, उन्होंने कहा हमने गिरफ्तार नहीं किया। हिरासत हम भी बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कहा गया, अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनको जेल में डाल दिया गया, उन्होंने जेल शब्द का प्रयोग किया था, उसमें कतई कोई किसी तरीके की सच्चाई नहीं है। हाँ, अगर उसके बावजूद, अच्छा, नहीं तमन्ना, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, गृह मंत्रालय बैठा उसको देखेगा, और बिल्कुल उसको देखेगा अगर कोई ऐसी बात वास्तव में हुई है। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि वहां पे ये जो फैसले लिए जाते हैं, ये ऑन द स्पॉट फैसले लिए जाते हैं, ये वहां पे जो पुलिस अधिकारी होती है वो लोग फैसले लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, ये कह देना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी की पुलिस आ गई, उन्होंने कहा मोदी जी की पुलिस आ गई। अब देखिए, अगर पुलिस अपना काम करे, जिसको बोले कोई बोल देता है मोदी जी की पुलिस आ गई, कोई बोल रहा है मोदी जी की फौज आ गई। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी बहस के अंदर हमने स्वस्थ बहस नहीं, मोदी जी की फौज कोई नहीं कहेगा तनेजा जी, क्योंकि फौज पर सब अपना हक जमाना चाहते हैं, तो कोई भी एक पार्टी से फौज को नहीं। तमन्ना जी, नहीं, वो आप लाइटर वेन में कह रही हैं, अच्छी बात आप कह रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहस के अंदर अगर हम डेकोरम मेंटेन करते हैं चारों तरफ से, वो अच्छी बात होती है। आप करिए, आप इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एनालिसिस करिए आप, किसी भी, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, उसका इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट बात करिए। जब आप बायस बात करते हैं तो आप लोगों को प्रोवोक करते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। अच्छा, एक चीज, क्या आप ग्रेवाल के परिवार के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी राज्य में, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, तनेजा जी मैं उतना जोर से नहीं बोल पा रही हूँ जितना आप बोल, प्लीज एक मिनट, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी राज्य में कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक अस्पताल में नहीं जाने देते हैं? ये चूंकि दिल्ली है और यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये डिबेट का एक हिस्सा है, ज्यादा जरूरी हिस्सा, जिसकी हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। और अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, पहले आपके पास आएंगे और OROP की जो असलियत है, जो असली मुद्दा है इस सब के बीच में, उस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। राहुल गांधी को आज 2 बार हिरासत में लिया गया, अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया गया, मनीष सिसोदिया को डिटेन किया गया। उनके सारे समर्थक सड़कों पर आए ये पूछते हुए कि हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया उन परिवार वालों से जिनके पिता रामकिशन ग्रेवाल ने आज आत्महत्या कर दी, OROP की मांग करते करते। इस बहस में फिर आने के पहले आपको सुनाते हैं कि आज केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने इस पर क्या कहा। आत्महत्या उसने की है, उसका क्या कारण है किसी को नहीं पता। कारण OROP दिखाया जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी हमको नहीं पता किसी को भी। पहले उसकी तहकीकात तो होने दीजिए। और जहां तक मैंने आपको बताया कि OROP को राजनीति से परे रखा जाए तो ज्यादा है। तो 1 रैंक 1 पेंशन अधिकांश चीजें उसमें दी जा चुकी हैं। जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, इस सरकार ने वो डिमांड पूरी की है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको रेड्डी कमीशन ठीक कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, VK सिंह का अब यह सवाल उठाना कि मानसिक स्थिति क्या थी ग्रेवाल की, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये तो उसका जवाब खुद ही दे सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। देखिए, 2-4 बातें असलियत की सुन लीजिए। बड़े दुख की बात है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई भी हो, वो इस चीज का फायदा उठाती है जब भी कोई आर्म फोर्सेस का मुद्दा आता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे OROP हो, और आगे चल के चाहे कोई और मुद्दा हो। ये सब उससे पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है। जहां तक कि OROP का सवाल है, आप इसकी आधे घंटे पौने घंटे से टिप्पणी कर रही है। एक बात समझ लीजिए कि भारत सरकार ये समझती है कि OROP अभी लागू नहीं हुई है। अगर ये लागू हो गई होती तो सरकार करोड़ों रुपए रेड्डी कमीशन पे खर्च न करती। 11.5 महीने से रेड्डी कमीशन चल रही है। रेड्डी कमीशन ने 25 शहरों की यात्रा की है। उन्होंने साथ 4 धाम में रिलीजियस यात्रा भी कर ली है। आर्म फोर्सेस की हॉस्पिटैलिटी भी इंजॉय कर ली है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट दी है, मालूम नहीं भगवान जाने क्या रिपोर्ट दी है, वो पब्लिक को मालूम नहीं है।
ये कहना कि ओआरओपी मिल चुका है ये गलत है, क्योंकि आपने खुद ही रेडी कमीशन बिठाई है। तीसरी बात, देखिए ओआरओपी पे सरकार दे चुकी है 7.5 से 8.5 करोड़ रुपए तक का उनको इस पर बोझ पड़ा है। अब जो केवल चीज रह गई है वो मुश्किल से 100-125 करोड़ की भी नहीं है, पूरा हाथ ही निकल गया है, पूंछ को पकड़ के बैठे हुए। अगर ये सरकार जो आज की सरकार है अगर पूरी ओआरओपी एक दफा दे देती तो इनकी वाह हो जाती, इस किस्म की कोई परेशानी ही नहीं होती, इस किस्म की रेडी कमीशन पे करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूं कि इस समय जो मुद्दा आ रहा है वो एक बड़े दुख की बात है। एक जेसीओ सूबेदार साहब ने आत्महत्या की है, क्या वजह से की है वो और लोग बताएंगे, उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अवश्य मालूम है कि ओआरओपी अभी तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि रेडी कमीशन अभी भी अपनी रिपोर्ट दे रखी है और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इस पे बहस करना बेकार है। बहस इस बात पे होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज हर एक आर्म्ड फोर्सेज मुद्दे को क्यों पॉलिटिकल एक्टिविटी बना देती है, बिल्कुल क्यों इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाती हैं। ये बड़े देखिए, फौज एक बड़ी नाजुक चीज है, इसके इस समय देश एक बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हम पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, लड़ाई के बादल सामने नजर आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है, किस किस्म से पाकिस्तान से रिलेशनशिप होगी, क्या पाकिस्तान आर्मी किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये सब चीजें बहुत बड़े मुद्दे हैं। क्या चाइना किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीजें ज्यादा बड़े मुद्दे हैं बनस्पत इसके कि बिकॉज यूपी इलेक्शन आ रहा है तो पॉलिटिकल बातों को लड़के आप आर्म फोर्सेस को बीच में ले आए। ये डिबेट सारी आर्म फोर्सेस सुन रही हैं आज, उनको सुन के कितनी पीड़ा हो रही है कि एक तरफ तो ओआरओपी मिली नहीं, उस पर रेडी कमीशन पे करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह की बहस कर रही है। क्या फायदा है इस बात का? मेरी तो कतई समझ में नहीं आता कि ये बेकार का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप कॉमोडोर जीजे सिंह अपनी बात रखें, हम आर्म्ड फोर्सेस के जो वेटरन्स हैं उनकी भी बात सुन लें। देखिए मैं इसके अंदर जो जनरल साहब ने बताया उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल साफ नजर आता है जब हम ये कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारे जेसीओ सूबेदार साहब रामकिशन गरेवाल जी हैं, उनका रैंक सूबेदार था, तो सभी सूबेदार जो इस रैंक में रिटायर होते हैं उनकी एक पेंशन होनी चाहिए, मगर ये नहीं होता। उसका मेन कारण क्या है, वो कहां पे फ्लॉप है, वो आपको बताना चाहता हूं। जो भी हमारी मिलिट्री आर्मी के अंदर हर जवान की जो पेंशन होती है, जब वो रिटायर होता है उसकी लास्ट ड्रॉन पेंशन, उसकी लास्ट ड्रॉन जो पे होती है उसका आधा उसका पेंशन बन जाती है। जैसे अगर कोई सूबेदार साहब 20,000 रुपया बेसिक पे वो ले रहे थे तो 10,000 रुपये उनकी पेंशन फिक्स हो जाती है। मगर क्या रूल है कि हर साल जो जवान है उनकी 3% बेसिक पे को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 216 के अंदर रिटायर हुआ है और जो 217 में रिटायर होगा उसकी पेंशन जो है वो कुछ बढ़ जाएगी, जो 218 में रिटायर होगा उसकी पेंशन 217 वाले से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, जो 2019 में होगा उसकी और बढ़ जाएगी जी। तो हमारी जो मांग थी एक्स सर्विसमैन की वो ये थी कि इसको 1 रैंक 1 पेंशन कहने के लिए इसको हर साल इक्वलाइज करना चाहिए, एवरी ईयर इट मस्ट बी इक्वलाइज्ड। मगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इसको 5 साल के बाद इक्वलाइज करेंगे। ये एक मेन मुद्दा है कि इक्वलाइजेशन हर साल होनी चाहिए ताकि 1 रैंक 1 पेंशन बन जाए। मगर अभी क्या है कि 1 रैंक होता है और 5 पेंशन बन जाती, क्योंकि 5 साल के बाद उसको इक्वलाइज किया जाता है। और इसमें जो मूल सवाल है कि क्या एक जूनियर अफसर की पेंशन एक सीनियर अफसर की पेंशन से ज्यादा हो सकती है? जी अखिलेश जी आना चाहते हैं इसमें। जी देखिए एक जो सर्विस, तमन्ना एक मिनट बात को समझिए आप। देखिए एक मिनट चुप कराइए, कौन बोल रहे हैं साहब? एक मिनट चुप हो जाइए, इनको बोलने दीजिए आप जी। समझने की कोशिश करिए मुद्दा क्या है। हम अपने आप ऐसे बवाल उठाते हैं मगर हम जो सही बात होती है उसको पकड़ में नहीं लेते। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी क्या हो रहा है कि इक्वलाइजेशन जो है वो हर साल अगर होती तो इतना बड़ा वो फर्क नहीं पड़ता, मगर ये एक मेन सवाल हो जाता है। दूसरी बात ये है
जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एक आदमी जो सूबेदार रिटायर होता है 20 साल के बाद और अगर दूसरा 25 साल के बाद होता है तो उन दोनों की पेंशन एक ही हो जाती है। जी, आपने ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है हमारे दर्शकों के लिए। कॉमोडोर जीजे सिंह, थैंक यू फॉर दैट। जी, अखिलेश प्रताप सिंह आना चाहता हूं। मैं तमन्ना, मैं अपने दोनों जनरलों का बड़े सम्मान के साथ कुछ उसमें जोड़ना चाहता हूं। हमारे पहले जनरल ने बताया कि सेना के कारगुजारियों पे राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं। मैं वही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके पहले भी सियाचिन का भी वार हुआ, इसके पहले भी सेना के जनरलों ने बताया कि कई बार और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तमाम और चीजें हुई, लेकिन कभी किसी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया और न उस पर वाहवाही पीटी, ने कहा हमारा ये चुनाव एजेंडा है। ये जो नए सरकार साहब बहादुर लोग आए हैं इनका काम है। अखिलेश जी, 40 साल तक आप लोग ने OROP पर कुछ काम भी नहीं किया। मेरी बात होने दें। नहीं, ठीक है, इन्हीं की बात में जोड़ रहा हूँ, थोड़ा होने दे मेरी बात। नहीं, ठीक है, लेकिन इस बात का भी आपको जवाब देना चाहिए सर। साहब ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, रहने दो फिर जाने दो मुझे। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि सीमा पे जो तनाव है, ये बहुत सीरियस बात है। मैं रोज कहता हूँ, मैं रोज ट्वीट भी करता हूँ कि कम से कम हमारे सिपाही, किसान और जवान दोनों मर रहे हैं। उधर ठीक है बड़ा नुकसान हो रहा होगा, लेकिन ये क्या सुखद है हम लोगों के लिए? इस पे जो राजनीतिक शक्ति इच्छा के लोग सरकार में बैठे हैं वो इन सब चीजों को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं कोई निर्णय ले रहे हैं, क्यों नहीं कोई वक्तव्य दे रहे हैं? जी, ये अच्छी चीज नहीं है। सेना लड़ने से नहीं घबराती है, लेकिन ये जो जनरल साहब ने कहा है, ये सरकार को आप हम लोग रोज सुनते हैं कि बहुत भारी नुकसान कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारे जवान किसान भी नुकसान उठा रहे हैं, हम लोग भी नुकसान उठा रहे हैं। अखिलेश जी, अच्छा अखिलेश जी, जब आप अपनी बात कह रहे हैं, निकलेगा जब आप अपनी बात कह रहे हैं तो आगे वाले की बात भी सुन लीजिए सर। आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां फायदा उठा रही है, OROP पर क्यों 40 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। वो सवाल आपको पसंद नहीं आ रहा है? तमन्ना जी, जाते जाते हम तमन्ना जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? 40 सालों में बहुत से काम नहीं हुए थे। अभी जनरल साहब ने जो एक बात बताई, उसके अलावा एक बात और भी छूट गया, ध्यान से उनको उतर गया होगा। जो रैंक डाउन किया है, डायरेक्टर रैंक का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठता है, वो पहले इक्विवेलेंट टू फुल कर्नल था, अब उसको इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर। नरेंद्र तनेजा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। जो पेंशन पाएगा उसको कम कर दिया एक गवर्नमेंट का ऑर्डर से। ये क्या किया? शंकर प्रसाद, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है इनकी बात को स्पष्ट किया जाए। एक मिनट सर, मुझे लगता है इस मोड़ पर जरूरी है कि हम सरकार की तरफ से बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनसे इन सारे जो सवाल आप लोगों ने उठाए उसका एक जवाब ले ले। उसमें बस इतना मैं जोड़ूंगी, तनेजा जी 3 चीजों की बात की है। OROP पूरी तरह से नहीं लागू हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कह रहे हैं कि लागू ही नहीं हुआ, इसलिए आपकी रेड्डी कमेटी बैठी है उस पर। डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दी गई है, इसका आरोप है। रैंक्स डाउनग्रेड किए गए हैं, इसका आरोप है। और ये सब ऐसे समय पर जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले वाहवाही लूट रही है। तनेजा जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि OROP लागू किया गया है, 5,500 करोड़ उसके लिए रिलीज हो चुका है। कुल मिला के 2,21,224 लोग जो है उसका बेनिफिट उनको मिल चुका है। जो जस्टिस रेड्डी जो कमेटी है, वो कमेटी इसलिए बनाएगी कि उसको आगे इंप्लीमेंटेशन करने में और जो लोगों की तरफ से शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, सुझाव हैं, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सके, जिससे हर सैनिक की और ऑफिसर की जो बात है, कंसर्न है, उसको भी एकोमोडेट किया जा सके। वो उसलिए बनाई गई है, इसीलिए वो 20 शहरों के अंदर गई है। अब उसके अलावा उसके बारे में और सारी बातचीत करी है। और जहां तक देखिए, एक बात समझनी होगी कि 1973 से लेकर के आज तक मेरे मित्र अखिलेश जी यहां आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 1973 से लेकर आज तक इन्होंने उसके बारे में कुछ किया नहीं। हकीकत यह है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, हमने करा है। और हम साथ में ये भी हम तो ये दावा ही नहीं कर रहे कि हम 100% सफल हो गए हैं। हम मानते हैं ये चुनौती है, हम मान रहे हैं कि बहुत बड़ा काम है, इसीलिए हमने कमेटी बनाई जस्टिस रेड्डी की। और भी कोई सुझाव देना चाहता है इस प्रोग्राम में तो कृपया करके दीजिए। हमारी जेन्युइन कोशिश है कि हर फौजी ग्रेवाल जी से क्यों 1 साल से मिल नहीं पाए रक्षा मंत्री?
आपके पास तमन्ना जी एक बार सुनिए, बहुत बड़ा सवाल किया, आप जरा थोड़े से धैर्य से सुनिए। 31 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा है मिलने के लिए, उससे पहले आपका कोई पत्र है तो कृपया करके उसे टेलीविजन पे पेश करिए। आप अगर ये सवाल करें, 31 तारीख को वो लेटर गया और शाम को 5 बजे तक वो लेटर अभी रक्षा मंत्रालय के पास नहीं पहुंचा। हम तथ्यों पे जाएंगे, हम हवाबाजी में नहीं जाएंगे। रिक्वेस्ट जो है उनकी 31 तारीख की लिखी गई है और आज शाम तक वो जनरल शंकर प्रसाद आपका जवाब देना चाहते हैं जी। गलत है। अगर एक सेकंड, अगर कोई सरकार है फौजियों के लिए से संवेदनशील है, वीके सिंह को उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्यों शक हो रहा है नरेंद्र तनेजा जी? सरकार नहीं जो वीके सिंह को उनकी मानसिक स्थिति का क्या जानकारी उनके पास? तनेजा जी, वीके सिंह आज ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उनके पहले मानसिक स्थिति की आप जांच करें? ये किस तरह से संवेदनशीलता हुई? वो आप नहीं, वो जनरल वीके सिंह से आप पूछिए। उनसे कैसे मैं पूछूं? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर। भारतीय जनता पार्टी उनसे क्या पूछूं? मैं आपसे क्यों नहीं आपको बता रहा हूँ ना, केंद्रीय मंत्री है वो सर। मैं आपको जवाब, भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार के पास पत्र नहीं पहुंचा है, ये बता रहे हैं। सरकार के पास पत्र नहीं पहुंचा है, सरकार की जवाबदेही दे रहे हैं। अब बीके सिंह की जवाबदेही नहीं दे रहे। जो है हमारी, देखिए सरकार के पास और हमारी पार्टी पहुंचा है, फौजी हर मसले में लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद वापस आए और हमारा यही, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। 1973 से लेके इन्होंने कुछ किया, टेलीविजन प्रोग्राम में आके गाल बजाते हैं ये लोग। सिर्फ 1973 से आपने क्यों नहीं डाली? इसको इसका जवाब दीजिए। आप पहले अखिलेश जी से आप कांग्रेस से सवाल पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? आप लोग ऐसे हो और आप लोग अभी अगर शांत हो जाए, आप लोग अभी शांत हो जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद की बात हम सुन लें प्लीज। जी सर, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद बोलेंगे। इसके असली बुरे दिन आप लोग लेके आए हो। जी जी सर। थैंक यू वेरी मच। अब ये शांत हो गए तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए 1971 की लड़ाई के बाद आप सबको मालूम होगा किसकी सरकार होगी। भारत सेना ने एक देश को लिबरेट कराया, 90,000 प्रिजनर पकड़े। उसके बाद उस समय की सरकार ने क्या किया? जो फौज की पेंशन 70% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन होती थी उसको घटा के 50% कर दी और बाकी जो सिविल सर्विसेज थी उनकी 20% बढ़ा के 50% कर दी। पहला तो ये बड़ा अच्छा तोहफा मिला भारत सेना को कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, शायद आपको याद होगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम में लेना हमको याद है। उसके बाद 1971 से लेके थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन में लगातार 6th पे कमीशन तक ये मांग रही कि एक फौजी उस पे कमीशन का मेंबर होना चाहिए। कौन कौन सी सरकारें गई आपको मालूम होगा, एक भी बात नहीं मानी गई। कंटिन्यूअसली थर्ड पे कमीशन से लेके 6th पे कमीशन से न केवल पे कम कर दी गई, न केवल पेंशन कम कर दी गई, बल्कि औहदे भी कम करते चले गए, इक्वेशन कम करते चले गए। कौन कौन सी सरकारें थे आप लोगों को मालूम होगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। कौन सी पार्टी 71 में पावर में थी, उसके बाद कौन सी पार्टी 10-15 साल पावर में रही, उसके बाद 2 साल 3 साल कौन सी पार्टी आई और उसके बाद फिर किस पार्टी ने 10 साल राज किया, ये आप लोगों को मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा। मैं पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन दुख की बात यह है कि इस चीज को जब भी कोई मौका आएगा उसको पॉलिटिसाइज करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी उसको वो निंदा करेंगे और सिर्फ वोट पाने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई स्टेट इलेक्शन नजदीक आ रहा हो तो ये और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़े दुख की बात है। देखिए असलियत समझिए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी आप दोनों सुन लीजिए, बहुत बुरा ट्रीटमेंट देती हैं। ये सबके लिए मैसेज है, बहुत बुरा ट्रीटमेंट देती हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए और इससे इनको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जब द चिप्स आर डाउन। ये सोच लीजिए, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद की बात आप लोग सुन लीजिए और ये सब पार्टियों के लिए है कि बख्श दो सेना को, अपनी राजनीति से बख्श दो, अपने पोस्टर से रिहा कर दो और अपने कैंपेन्स से बख्श दो। जो उनका हक है कम से कम वो पूछिए ना, और कम से कम जो उनका हक है, जो उनका हक है वो पहले देने के बारे में आप सोचे, आप सब सोचे। इसी के साथ हमारा समय समाप्त हुआ और यहीं पर हम खत्म करेंगे आज के आवाज अड्डा को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।